नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम यहाँ पर हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ ही साथ उस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो कवर करते हैं। साथ ही साथ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स बल्कि और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि यूपीएससी की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझना, क्योंकि उस लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आपके 10 to 12 क्वेश्चन इजीली करेक्ट हो जाएंगे बिना किसी नॉलेज के। तो हम उन 10 to 12 क्वेश्चंस को भी देखते हैं जो पूरे 100 क्वेश्चन में से 10 to 12 क्वेश्चन होते हैं। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है, ठीक है, दोपहर 2:05 पर ये वीडियो आपको मिल जाती है। अभी तक डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 10 तक हम 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर चुके हैं और डे नंबर 11 से डे नंबर 17 तक हमने 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर के, 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर के। और डे नंबर 18 में हम क्वेश्चन नंबर 71 to 80 कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो 1.25 या 1.5 पर भी वीडियो को करके देख सकता है ना, स्पीड बढ़ा सकता है वो। अभी हम 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्चुअल में 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 71 है। आपको पता है कि मैं 10 सेकंड्स देता हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आपके पास अभी 10 सेकंड से आप क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अगर किसी को ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तो कोई बात नहीं, आप पॉज कर लेना, ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट्स यूज्ड, है ना, कहाँ कहाँ पर इन्हें यूज किया जाता है, किन कौन कौन सी एक्टिविटीज में IRS सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। क्या वो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी में किया जाता है? देखो, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपको ना अपनी नॉलेज की हेल्प से बस ये देखना होता है कि क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जहां बिल्कुल यूज होगी ही नहीं या होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बस वही ढूंढना था। जैसे ही आपको इन सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शंस देखने को मिला, टेलीकम्युनिकेशन, आपको एक बात समझ में आ गई यार, जो टेलीकम्युनिकेशन होती है उसके लिए तो जी सैट की जितनी भी वर्जन है, जी सैट की जितनी भी सीरीज है, ठीक है, और इन सैट की जितनी भी सीरीज है वो यूज होती है, वो सैटेलाइट यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो वहीं से ऑप्शन नंबर 4 कट जाता। और अब आपके पास ऑप्शन नंबर 4 कटते ही सिर्फ दो ऑप्शंस बचे थे, 1 2 3 और 1 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर नॉलेज आती है। मैंने आपको हमेशा बताया कि एलिमिनेशन लगा लो, कुछ भी लगा दो, एट द एंड एग्जाम क्लियर करना है तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें यही पता होना चाहिए था कि जो इंडियन रिमोट सेंसिंग है वो किस किस काम के लिए यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए करेंटली कौन कौन सी यूज हो रही है, तो वो है GSAT 19, GSAT 20, और अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर डेली करंट अफेयर्स में वीडियोस भी बनाई थी, है ना। क्या है वो? CMS 03, या फिर जिस नाम से मैंने इस वीडियो का टॉपिक डाला था, GSAT 7R, ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। तो अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता, ये करंट अफेयर्स में अभी अभी आया है, अभी अभी ये लॉन्च हुई है, तो डेली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। सिर्फ 10 मिनट की है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे कवर कर लेना, ओके। वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। अब देखो ज़रा, अब आते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग के ऊपर। देखो, इंडियन रिमोट सेंसिंग का अपना खुद का
जो पहला पहला वर्जन था, या मैं बोलूं पहली सैटेलाइट थी, वो कौन सी थी? IRS-1A। कब लॉन्च हुई थी? 1988 में। ठीक है। बट क्या पहली यही वो सैटेलाइट थी जिसकी वजह से जो हमारी रिमोट सेंसिंग है उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले एक एक करके मैं चीजें बताता हूँ। पहले आपको मैं ये बताता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन हमने कवर कर लिया कि कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं। आप समझते हैं जो ये इंडियन रिमोट सेंसिंग है, ये किस किस काम के लिए यूज होती है? IRS का यूज कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये देखते हैं। ठीक है। तो इसका यूज आपको देखने को मिलेगा प्री हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट क्रॉप एरिया देखने के लिए, क्रॉप एरिया देखने के लिए, एंड उसके बाद प्री हार्वेस्ट क्रॉप एरिया देखने के बाद, और उसके बाद जो प्रोडक्शन हो रही है उसका एस्टिमेट निकालने के लिए, एंड प्रोडक्शन एस्टिमेट्स के लिए। ठीक है। ओके। उसके बाद कहाँ यूज देखने को मिलता है हमें ऐसा? इसका ड्रॉट ड्रॉट एंड इरिगेशन मॉनिटरिंग में, इरिगेशन को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटरिंग लिख देता हूँ बस। ठीक है, इसको मॉनिटर करने के लिए। साथ ही साथ कहाँ देखने को मिलता है? आपको पता है जैसे कि जो फ्लड जोन एरियाज होते हैं उनकी मैपिंग करने के लिए, क्योंकि पता है वहां से इमेजेस देख लेंगे तो अगली बार इजी हो जाएगा। पिछले साल अगर हमने एनालाइज कर लिया कि यहाँ तक फ्लड एरिया है, ठीक है, यहाँ तक अगर जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक आती है, तो उन एरियाज को अगले साल के लिए खाली करवाया जा सकता है। तो उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फ्लड रिस्क जोन मैपिंग, इसके लिए भी यूज होती है। ठीक है। उसके बाद वेटलैंड्स को चेक करने के लिए, वेटलैंड्स वेटलैंड्स की मैपिंग के लिए। अब आपको पता है कि दो बार मैंने, मतलब इन्हीं क्लासेस के थ्रू दो बार मैंने वेटलैंड्स को डीप में आपको समझा दिया है ना। तो जिसने भी प्रीवियस क्लासेस ली होगी उसे पता होगा कि हमने वेटलैंड्स को कितने डीप में पढ़ा है ना। अब देखो जरा, ये जो कुछ चीजें हैं वो, और जो ऊपर दी गई हैं ऑप्शंस में, वो तो है ही। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो गया, अंडरग्राउंड जो वाटर है, मतलब ग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए, मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बाकी यूजेस मैंने नीचे लिख दिए हैं। ट्रैफिक स्टडीज के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। बट एक और चीज़ जान लो जो मैं बता रहा था, कि क्या IRS के जिसे हम कहते हैं जो वर्जन आया था, IRS-1A 1988 में, उससे ही इंट्रोडक्शन हुआ था क्या रिमोट सेंसिंग का? नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, किससे हुआ था? एरा ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, एरा ऑफ रिमोट सेंसिंग, सेंसिंग इन इंडिया, इन इंडिया, ये स्टार्ट हुआ था, एक सैटेलाइट थी भास्कर। ठीक है, क्या थी? भास्कर 1। उसकी हेल्प से रिमोट सेंसिंग का जो, जिसे हम कहते हैं कि एरा है, वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 1979 में। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी थी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड, कि हमारा जो इंडिया है ना, उसमें हमें लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिविलियन, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कॉन्स्टेलेशन, अभी समझा दूंगा मैं ये कॉन्स्टेलेशन, इसके बारे में अभी देख लेंगे इन दी वर्ल्ड। देखो, कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि स्टार के कॉन्स्टेलेशन के आपने के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं, है ना।
बहुत सारे स्टार्स हैं। ऐसे ही वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट सिविलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है ना, उसका कॉन्स्टलेशन, मतलब इतनी सारी सैटेलाइट्स है पूरे वर्ल्ड में, वो किसके पास है? इंडिया के पास। किसके पास? इंडिया के पास। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना। अब एक बार रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो हो सकता है उसके आसपास से और रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाए, ठीक है? तो इसीलिए हमें उसके बारे में पढ़ना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस इसमें इतना ही था समझाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 72। फिर से 10 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि इन स्टेट्स को कंसिडर करो, ठीक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर, ठीक है? अब देखो क्या अगर आपने एनसीईआरटी में जो मैप दिया है ना, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है, मैपिंग दी है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। जिन जिन ने भी उस डायग्राम को अच्छे से देखा है, मैं पढ़ी की भी बात नहीं कर रहा, देखा भी है, तो उन्हें इतनी बात तो पता है कि यहाँ पर आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हिमाचल में। हमें कभी भी एवरग्रीन फॉरेस्ट का डायग्राम उधर देखने को नहीं मिला। हमें कहाँ पे देखने को मिला है? अंडमान एंड निकोबार में हमें देखने को मिला है, वेस्टर्न घाट्स पे हमें देखने को मिला है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की दोनों स्टेट्स इधर दे रखी है। तो अगर मैं टू को हटा देता सिर्फ उस डायग्राम की हेल्प से ही, तो मेरे को तो आंसर वैसे भी मिल जाता, क्योंकि दोनों नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। पर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मैंने डायग्राम ऐड किया हुआ है, ठीक है? कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो। अब देखो, मैं वही कह रहा था, माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो आपको दिख गया भाई इधर। पूरे एरिया में कोई भी एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है? एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? ये दार्जिलिंग वाले एरिया में ये आपको दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में ये आपको दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स में, समझे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहीं पर यहाँ पर आपको कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये बेसिक डायग्राम आपको याद है, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा और डीप में चले जाओ और ये वाला डायग्राम पढ़ो। इसमें और डीप में चीजें दे रखी है कि ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है, क्या यहाँ पर आपको मैनग्रोव्स नहीं देखने को मिलते? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपको पता है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत वाले रीजन में। तो आपको वो भी पढ़ना है। देखो, स्वैम्प जो लिखा है ना इधर, वो देखो कहाँ पे, यहाँ पर भी है। यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल में तो आपको पता ही है। तो और डीप में अगर पढ़ना है, तो मैंने आपके लिए एक और डायग्राम ऐड किया है, ये प्लीज पढ़ लेना। बाकी जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे आपको मैनग्रोव भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हर टाइप का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ठीक है, ड्राई के अलावा। तो आपको क्या याद रखना है, ये जो अंडमान एंड निकोबार में कैसे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो आप ये वाला डायग्राम पढ़ना, ठीक है? इससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखो, अगर आपने सिंपल ये भी पढ़ा होता, तो भी क्या आप इसका आंसर नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो मेरी आपको एक रिकमेंडेशन है कि जब भी आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, तो आप सिर्फ एक हफ्ता लो, ठीक है? एक हफ्ता लो कि इस हफ्ते मैं ज्योग्राफी के सिर्फ डायग्राम्स देखूंगा। ज्योग्राफी की जो बुक है 11th 12th की, उसके बस डायग्राम्स देखूंगा और उसके डायग्राम्स को रिमेंबर करने की कोशिश करूंगा। आपके एक से दो ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो वैसे ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एक हफ्ता लगेगा, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। एक हफ्ता भी रोज आप सिर्फ 1 घंटा देखोगे ना, एक हफ्ते में भी, कि 1 घंटा रोज सिर्फ मैपिंग को दूंगा, एक हफ्ते के लिए ज्योग्राफी की 11th 12th कवर हो जाएगी। तो प्लीज आप ये करना। और अगर सिर्फ फॉरेस्ट की देखनी हो, तो फॉरेस्ट के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम ऐड कर दिया है, और आप यहाँ से देखकर इजीली चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये बोला गया है, द टर्म इंडिया आर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज इज द नेम ऑफ। चारों ऑप्शंस पढ़ लो, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? इंडिया आर्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
चलिए, अब आपने चारों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होगी, है ना। देखो, ये जो न्यूज में उस टाइम पर क्यों था, रीजन बताता हूँ। इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है। 2015 में आपसे पूछ लिया गया, तो अब क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है, कोई भी टर्म आती है, कोई भी नई इन्वेंशन हुई है, कुछ भी हुआ है, हम सब कुछ करंट अफेयर्स की जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर की क्लास है उसे आप लो। वहां पर जो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, वो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी लेवल की है। ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज्यादा इजी है। जो यहाँ पे लेवल पूछा जाता है उसी लेवल के टाइप में क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी क्लास भी आपको फ्री मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप वहां पे उसे देख सकते हैं। अब आते हैं इंडिया आर्क पे। इंडिया आर्क क्या है? देखो, इंडिया आर्क जो है, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। ये फर्स्ट, और फर्स्ट भी किसकी, मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो। इंडिया की फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। एक जगह है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग हो सकती है, कॉन्ग्स जॉर्डन, जॉर्ड, एफ आगे लगता है, पता नहीं मुझे इसे प्रोनाउंस करते हैं नहीं करते हैं, बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है प्रोनाउंस नहीं करते होंगे, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, जॉर्ड। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए ये जगह है कहाँ पर, क्यों इसे वहां पे लाया गया है, वो सब अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जगह है नॉर्वे, ऐसे लिखता हूँ, बिटवीन नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल, बिटवीन नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। इसके बीच में एक जगह है जहां पर अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ये जो अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, ये किस लिए है अभी बताता हूँ। और ये इंडिया की पहली है, ठीक है। अंडर वाटर है, ओके। अंडर वाटर कितने मीटर नीचे है? 192 मीटर्स नीचे है, डेप्थ में, ऐसे लिखता हूँ, 192 मीटर्स डेप्थ में है, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी है, अच्छा जी। तो किस चीज की ऑब्जर्वेटरी है? जो आर्टिक, आर्टिक रीजन के जो प्रोसेसेस हैं, वहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, उसको समझने के लिए, प्रोसेसेस को समझने के लिए, एंड उस आर्टिक रीजन में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से इंडियन मॉनसून पे क्या फर्क पड़ रहा है उसे समझने के लिए, है ना। तो ऐसे लिख देता हूँ, इन्फ्लुएंस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन ओशन रीजन, आईओआर, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन। या फिर ऐसे लिख देता हूँ, इंडियन मॉनसून सिस्टम, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो, इंडियन ओशन रीजन या फिर इंडियन मॉनसून सिस्टम, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन में जहां पर आपको डिफेंस दिखा, डिफेंस, सैटेलाइट दिखा, हटाओ। आर्टिक अंटार्कटिक दिखा, हटाओ। आर्टिक, सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता कि ये जो अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है ये आर्टिक रीजन के लिए है, तब भी आप इसको करके चले जाते, है ना। इससे ज्यादा इसमें और कुछ जानने के लिए था नहीं, बट हाँ, अब ना जब आर्टिक देख लिया तो अंटार्कटिक से रिलेटेड कुछ ना आ जाए, तो उसमें जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो भी देख लो। सिर्फ 3 ऑब्जर्वेटरीज हैं, ठीक है, वो देख लो। पहली कौन सी थी? फर्स्ट इंडियन ऑब्जर्वेटरी या इंडियन बेस इन अंटार्कटिका, ठीक है। और ये कब आया? ये कब बना था? 1984 में। उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेटरी थी, या पहला इंडियन बेस था अंटार्कटिका में। उसके बाद सेकंड कौन सा था? सेकंड इंडियन बेस इन अंटार्कटिका कब था? इसके 5 साल बाद, 1989 में, ठीक है। इसका क्या नाम दिया गया? इसको क्या नाम दिया गया? मैत्री, ठीक है।
उसके बाद थर्ड जो कि लास्ट है, थर्ड इंडियन बेस इन अंटार्कटिका कब हुआ? 2015 में लॉन्च हुआ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो जब आर्टिक रीजन से रिलेटेड एक ऑब्जर्वेटरी, एक बेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो क्यों नहीं अंटार्कटिक रीजन के बेस के बारे में पूछा जाएगा? तो इसको, क्योंकि अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या पता 2026 में आपसे पूछ लिया जाए। इसका नाम था भारती। भारती, ठीक है। तो इसीलिए जब इसको 10 साल पूरे हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड भी कौन सी थी, और ईयर्स भी प्लीज याद रखना, ठीक है, वहां पे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इतनी चीज थी जो आपको आर्टिक रीजन के बेस के बारे में या ऑब्जर्वेटरी के बारे में, और अंटार्कटिका रीजन के बेस या ऑब्जर्वेटरी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने कर दिया, हाँ जी, मार्क कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये आपको पता है कि हम लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जहां हम रोज 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लास देखने को मिलती है दोपहर 2:05 पर, ठीक है। ऐसे ही मंडे टू फ्राइडे ये है, तो सैटरडे को आपको मंथली करंट अफेयर का लेक्चर देखने को मिलता है, सैटरडे को, ठीक है। 4 पार्ट्स में हम कवर कर रहे हैं। पहले 3 पार्ट में, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक हम पूरे मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, और पार्ट नंबर 4 में हम प्लेसेस इन न्यूज को कवर करेंगे, ठीक है। ये क्लास भी सैटरडे को आपको 2:05 पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ हम रोज डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने GSAT 7R को कंप्लीट किया था, ऐसे ही उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपके प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप वहां से इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है ना, खाते पीते कभी भी देख लो, ओके। सुबह 7 बजे या 7:05 पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FCPF, ठीक है, FCPF। उसके बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है, ये आप पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, आई होप आपने यहाँ पर चीज़ों को पढ़ लिया हुआ है ना। अब ये प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है आपको इसके बीच में कोई ट्रिक बता दे, कुछ कर दे, बट ठीक है, मेरा वो काम नहीं है। मैंने आपको बोला है 100 में से 10-12 क्वेश्चन ही होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, कि जिसमें हाँ दिमाग लगा के आप उसे बिना नॉलेज के भी कर सकते हैं। बट अब कहीं पर भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसको यूज करो। हाँ, ये FCFP उस टाइम पर किसी वजह से न्यूज में रहा होगा, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ओके। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2008, ठीक है। अब ये है क्या? देखो, नाम में लिखा हुआ है फॉरेस्ट कार्बन, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो हमारे क्लाइमेट में किसी भी तरीके से एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी हो, ठीक है, उसका डायरेक्ट रिलेशन डिफॉरेस्टेशन से क्या है, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन से क्या है, फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक से क्या है, ठीक है, और कैसे हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे इस पूरी की पूरी फैसिलिटी का रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके का फंड प्रोवाइड करती है। अब किसको प्रोवाइड करती है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटीज एंड इंडिजीनियस पीपल्स, ठीक है। इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। बोला गया है कि ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूशंस को, जो कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये इनको तो नहीं करती।
ये फाइनेंशियल एड बिल्कुल भी इन्हें प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, बिल्कुल ये काम करती है कि इको फ्रेंडली क्लाइमेट अडेप्शन टेक्नोलॉजीज हो, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, इस सब पर काम करती है, पर ये फाइनेंशियल एड किसको प्रोवाइड करती है? रेड रेड प्लस को। ठीक है, इट एसिस्ट दी कंट्रीज इन देयर रेड रेड का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डी फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है। तो अब एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है। देखो, ये जो एफ स्मॉल में लिख देता हूँ, है ना, एफ सी पी एफ ये जो है ये क्या करती है? इट फोकसेस ऑन reducing emission from deforestation deforestation and forest degradation forest degradation conserving forest carbon stock। ठीक है, प्लस प्रमोट करता है किसे? प्रमोटिंग सस्टेनेबल, ऊपर पढ़ा ही था आपने, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्लस मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये किसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है? जो भी कंट्रीज है, जो भी इसका पार्ट है रेड का। अब ये रेड प्लस क्या है यही नहीं पता, तो फिर कैसे पता चलेगा किसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही है? तो ये रेड प्लस क्या है ये समझ लेते हैं। रेड प्लस ये क्या है? ये एक्चुअल में एक UNFCCC का इनिशिएटिव है, जो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यों करता है? ताकि वो एमिशन को रिड्यूस कर सके। कैसे? डिफॉरेस्टेशन को बचाकर और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को बचाकर। ठीक है, ये है रेड प्लस। तो क्या आपको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल लिखने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल अगर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इसे इंक्लूड किया गया है, तो ये कीवर्ड है। हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इस इनिशिएटिव के बारे में, मतलब जो भी लिखा जाता है, जो भी कीवर्ड लिखा गया है, उससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये एक UNFCCC का इनिशिएटिव है, ऐसे लिखता हूँ, UNFCCC। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत डीप में मैंने आपको 2 क्लासेस पहले समझाया। ठीक है, इनिशिएटिव इज अ इनिशिएटिव दैट ऑफर्स, क्या ऑफर करता है? ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मैंने क्या बताया? किसको प्रोवाइड करता है? टू डेवलपिंग कंट्रीज। टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को करता है, क्यों करता है? फॉर रिड्यूसिंग ताकि वो काम कर पाए, टू रिड्यूस एमिशंस। ठीक है, किस मतलब कि ये जो एमिशंस, जो भी एमिशन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? किसको रोकने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं? वही एमिशन जो कि डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम, क्या बताया था मैंने? हाँ, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये मैं सोच रहा कि ट्रांसपोर्ट के
से रिलेटेड जो एमिशन हो रहा है उसे भी रोक रहे हैं, ये भी रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं। भाई ऐसा आता है अगर स्टेटमेंट में तो गलत मान लेना। सिर्फ वही जो कि डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से एमिशन और ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करे जाते हैं। किसके अंडर आता है? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर, ठीक है। बस इतना याद करना और याद रखना कि 2007 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, बट 2008 में ये फोर्स में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, भाई साहब इतने डीप में मैंने आपको ये फर्स्ट फर्स्ट क्लास ही थी शायद, वो डे 1 था या डे 2 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल लैंग्वेज ये होती है, क्या रीजन है। मैंने बोला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और देखो अगले ही साल पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसीलिए फिर से आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड तो क्या इसमें तो 5 सेकंड ले लो और पढ़ लो क्वेश्चन को और उसके बाद मैं समझाता हूँ। बस पढ़ लिया होगा अब तक तो, है ना। अभी तक एज ऑफ टुडे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की कितनी है, ठीक है। 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में, है ना। अभी तक लिख देता हूँ ऐसे, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है। अब जिस जिस तरीके से लिख रहा हूँ उस तरीके से ही याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु लिख रहा हूँ, वाह वाह जी वाह, तमिल तमिल लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, तमिल। तो ये जो तमिल लैंग्वेज है, इसे कब इसमें ऐड किया गया था एज अ क्लासिकल लैंग्वेज? सबसे पहली लैंग्वेज यही थी जिसे ऐड किया गया था 2004 में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड हुई, लिख देता हूँ संस्कृत। मैं बता दूंगा कौन कौन सी आपको याद रखनी है। संस्कृत, तेलुगु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। इसको 2013 में ऐड किया गया था बट अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओडिया, ओडिया को किया गया था 2014 में ऐड, ठीक है। तो जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना कि रिसेंटली किसको ऐड किया गया था, तब ओडिया को किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। बट आज के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रहा हूँ, क्योंकि इन सबको ही 2024 में ऐड किया गया है। कौन कौन सी है? मराठी, ठीक है, पाली, प्राकृत, असामीज, एंड बंगाली, ऐसे लिख देता हूँ, बंगाली, ठीक है। जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं, मराठी से लेके, ऐसा करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ, जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं, पाली से लेके, प्राकृत से लेके, असामी, ये सारी कब करी गई हैं? 2024 में ऐड करी गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 2024। तो बाकी जो ऊपर की 5 है, इनमें से 6 हैं, उनमें से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे। तो आपको मेनली याद क्या रखना है कि ये सारी क्लासिकल लैंग्वेज है और 2024 में जो ऐड करी गई थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एक चीज आप और याद रख लेना कि आपने ये तो बता दिया कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पर इतनी सारी लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में, तो इन्हें ही क्यों क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया? तो कुछ क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड करने के लिए, आपसे क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि इन्हें ही क्यों माना गया है, ये क्राइटेरिया पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो है, 3 ही क्राइटेरिया, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला है हाई एंटीक्विटी, हाई एंटीक्विटी। अब ये एंटीक्विटी क्या होता है?
एंटीक्विटी का मतलब है वो लैंग्वेज कितनी एंड जैसे हम बोलते हैं एंशंट है, ठीक है, कितनी पुरानी है, उसे हम बोल रहे हैं एंटीक्विटी। तो इसके लिए एक रेंज दे रखी है कि कम से कम एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुरानी वो होनी चाहिए। 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, 1500 से 2000 साल पुरानी वो लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका हमें वैल्यूएबल एंशंट लिटरेचर उससे रिलेटेड मिलना चाहिए। आपको पता है जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करी गई है उनसे रिलेटेड एंशंट लिटरेचर हमारे पास है और वो वैल्यूएबल भी है, ठीक है। तो ये लिखा गया है वैल्यूएबल एंशंट लिटरेचर, ठीक है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओरिजिनल, अभी समझा दूंगा, ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो लैंग्वेज बनी है वो किसी और लैंग्वेज का ही एक पार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो ओरिजिन है वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी, स्पीच कम्युनिटी, है ना, कि किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज का वो पार्ट नहीं होना चाहिए कि पता चला कि ये तो उसी लैंग्वेज से टूट कर बनी हुई एक स्पीच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी चीजें थी जो आपको क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उस साल पूछा गया, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ इतना देखो कि इसका आंसर क्या है और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। अब देखो हुआ क्या कि उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल न्यूज में रहा होगा, क्योंकि पता है आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो अपनी रिपोर्ट्स निकालता रहता है। तो उस टाइम पर कुछ रिपोर्ट आई होगी, ठीक है, जो इंडिया से रिलेटेड कुछ होगा उसमें, तो इस वजह से ये पूछ लिया होगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है क्या, ठीक है। तो काम क्या है इसका वो देख लेते हैं। बर्ड और लाइफ, उनकी लाइफ से रिलेशन है। तो क्या है, ये क्या करती है, ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इट स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स, अच्छे से लिख देते हैं, स्ट्राइव्स टू कंजर्व bird birds their biodiversity and their habitat, ठीक है। तो डायरेक्ट जो रिलेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो डायरेक्टली किससे, बर्ड से रिलेशन, ठीक है। उनकी बायोडाइवर्सिटी, उनके हैबिटेट, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो लिखा गया है ये ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल ठीक है, ये एकदम ठीक बात है। जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना, पहले जो इसका नाम था वो था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो मैं नीचे लिख दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, चलो एक काम करते हैं, ऐसे लिखता हूँ,
और लियर नेम, इसका पहले नाम क्या था, इंटरनेशनल, ओहो राइटिंग ही इतनी सुंदर है, क्या करूं मैं, इंटरनेशनल, INT आपको पता है मैं इंटरनेशनल के लिए लिखता हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ICBP। इसको जो लॉन्च किया गया था या इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है, फिर नाम चेंज कर दिया गया और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कब रखा गया इसका नाम, ऐसे लिखता हूँ, नेम चेंज्ड टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कब किया गया ऐसा, 1993 में, ओके, तो ये ठीक है। अब बोला गया था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, इस चीज को हर एक अब पेपर में आप याद रखोगे, हर एक पेपर में आप इसे देखने की कोशिश करोगे कि ऐसा हर एग्जाम पेपर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है। जब भी आपसे बोला जाए ना कि ये चीज इसने ही, अगर वो न्यूज में नहीं है तो वो पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट न्यूज में नहीं है बट स्टेटमेंट्स में पूछा गया है, तब की बात करो बस। अगर बोला गया कि ये कॉन्सेप्ट इसने निकाला, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसकी देन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की देन है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन उस एरिया से हुआ, ऐसी चीजें यूजुअली गलत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बोला गया ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, यार इतना डीप में कोई पढ़ता, उन्हें पता था कि आप इसे सही मानोगे, इसीलिए उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। इसका जो ओरिजिनेट जिसने किया था, ये जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसका जो नाम था वो था नॉर्मन मायर्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये किसने दिया था, नॉरमैन मायर्स, ठीक है, कब दिया था, 19 1988 में, सॉरी 1988 में, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्यों, क्योंकि अब जब एक बार इन्होंने ये स्टेटमेंट में दे दिया, गलत दिया है ऊपर से, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो कि सही कौन है, सही में किसने किया था, ओके। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच देखने को मिलती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। थर्ड पे आते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आइडेंटिफाई करती है साइट्स को दैट आर नोन और रेफर टू इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, इसके नाम में ही छुपा हुआ है जो मैंने पहले बता दिया कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो क्या करती है, स्ट्राइव्स टू कंजर्व बर्ड्स, देयर बायोडाइवर्सिटी एंड देयर हैबिटेट, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एकदम करेक्ट है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये चीजें जो है वो आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ओके, देखो साउथ वेस्ट एशिया जो है उसका मैप मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था, है ना, पिछली क्लास में या पिछली से पिछली क्लास में, इन दोनों में से एक क्लास में मैंने आपको दिखाया था। बोला गया है डज नॉट ओपन टू मेडिटेरेनियन सी, मैंने आपको तब भी बोला था कि ये देखो कि इनमें से कौन सा मेडिटेरेनियन सी के साथ लग रहा है, नहीं लग रहा, और देखो अगले साल वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्योंकि साउथ वेस्ट एशिया हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसीलिए याद कर लो कि किसके बॉर्डर किसके साथ लग रहे हैं, कौन सा किस वाटर बॉडी के साथ लग रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको पता है करंट अफेयर्स जो हम मंथली करते हैं उसका पार्ट 4 प्लेसेस एंड न्यूज से रिलेटेड होता है, तो उसमें मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जरा मैप पे आ जाओ, इसमें क्वेश्चन में कुछ पढ़ने के लिए है नहीं इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहा मैं। देखो आपको पता है सीरिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है, ठीक है। जो हमारा इजराइल है वो तो लगता है
जो इसराइल का गाजा वाला पार्ट है वो भी लगता है, इजिप्ट तो लग ही रहा है, लेबनान भी लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है? जॉर्डन नहीं लग रहा। जॉर्डन का कोई भी बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से नहीं लग रहा। ठीक है, एक और चीज याद रखना। अब मोदी जी आपको पता है कि साइप्रस गए थे। ठीक है, वैसे मैं ये आपको करंट अफेयर्स में करवा दूंगा, पर आप देखो साइप्रस पूरी तरीके से किसके अंडर है? मेडिटेरेनियन सी के, मतलब कि साइप्रस को कौन सराउंड कर रहा है? मेडिटेरेनियन सी, ये भी आपको याद होना चाहिए अब। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करंट अफेयर्स में करवाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। साइप्रस के नॉर्थ में कौन है? टर्की, बस ये भी याद रखना। ओके, तो यहाँ पर साफ सिंपल अगर आपने पढ़ा होता डायग्राम को भी अच्छे से करंट अफेयर्स में, तो आप उस टाइम इस क्वेश्चन को कर जाते, जॉर्डन। ओके, इन तीनों को हमने देख लिया कि ये तीनों का जो बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने टाइम लगाने की जरूरत नहीं है उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जिन पे टाइम लगाना है उस पर हम टाइम लगाएंगे। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि टीक से रिलेटेड है, कि टीक एक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज कहाँ की है। ठीक है, पढ़ लो, 5 सेकंड देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। चलिए, आपने ऑप्शन को पढ़ लिया होगा, है ना? अब देखो जरा, सबसे पहले इसका सिंपल सा एक फंडा बता देता हूँ कि टीक जो है वो मेजरली आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको सेंट्रल इंडिया और थोड़ा सा सेंट्रल ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो टीक आपको यहाँ देखने को मिलता है, और इस एरिया में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रल ईस्ट थोड़ा सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट ओडिया या ओडिशा। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ देखने को मिलता है? एंड ऑन दी ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, ये तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में हम बात करें, बट मेजरली आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, कि इनको और क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन कौन से फ्लोरा है, कौन कौन से फाउना है, प्लस ये कौन कौन सी स्टेट में फैले हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये भी देख लो कि जो टीक है ना, टीक है ये मेजरली आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में। ठीक है, प्लस आंध्र प्रदेश में। ओके, टीक आपको मेनली यहाँ देखने को मिलता है, बट क्योंकि ये पूछा था कौन से फॉरेस्ट की है, तो फिर वो हमें बताना पड़ा। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, या ऐसे लिख देता हूँ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, देखो मैंने आपको एक डायग्राम ऊपर दिया हुआ है एक क्वेश्चन में। ठीक है, वहां पर भी आप सारे फॉरेस्ट देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है। ठीक है, इसको एक और फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट। क्या? मॉनसून फॉरेस्ट। ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसमें किस टाइप की आपको फाउना देखने को मिलता है? ठीक है, फ्लोरा, फ्लोरा देखने को मिलता है, सॉरी, किस टाइप का फ्लोरा देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करता है इधर, वो करता है टीक। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है सबसे ज्यादा? डोमिनेट टीक, मोस्ट डोमिनेंट, ऐसे लिख देता हूँ, मोस्ट डोमिनेंट। याद रखना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में डिफरेंस है। ओके, क्योंकि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का ही पार्ट है। ओके, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखवा रहा हूँ। उसके बाद
क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? बैम्बू। और क्या देखने को मिलेगा? साल, टीक, शीशम, शीशम, सैंडलवुड, सैंडलवुड। ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा आपको? ये पता नहीं सुना हो ना सुना हो, सुसुम। एक मिनट। सुसुम। ठीक है। अर्जुन। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महुआ इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना। ठीक है। उसके बाद मलबरी याद रखना। अब मिलते तो बहुत सारे, बट मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दिए। ठीक है। ये तो याद रखना, साल, शीशम, सैंडलवुड, टीक, महुआ और मलबेरी, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। ऊपर से आपको ये भी याद रखना है, टीक का मैंने लिखवा दिया, हाँ मैंने आपको लिखवा दिया, तो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया। बाकी इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है। मैंने आपको बताया ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जब इनसे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे, जैसे अभी मैंने ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, वैसे ही मैं आपको इनके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। बीजिंग डेक्लेरेशन। ओके। उस टाइम पे न्यूज़ में था क्यों नहीं था, वो बताऊंगा। पहले आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, फिर समझाना आसान हो जाता है। चलिए। तो आई होप आपको आपने चारों स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। अब देखो हुआ क्या था। ये जो बीजिंग डेक्लेरेशन है ना, एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये 1995 में आया था। और 2015 में इसको 20 साल पूरे हो गए थे। इस वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। अब ये 1995 में अडॉप्ट किया गया था। तो ऐसे कर देता हूँ, अडॉप्टेड, adopted in 1995, adopted, adopted in 1995। कहाँ पे किया गया था? एट दी यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? बीजिंग, चाइना में हुई थी। जिस नाम से डिक्लेरेशन होती है वहीं पे हुई होती है। ठीक है। 1995 में हुई थी, 20 साल हो गए थे। अब मैंने आपको बताया विमेन से रिलेटेड है, तो एक ही ऑप्शन है उसमें, रीजनल टेररिज्म हटाओ भाई। ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमी, एशिया पैसिफिक लिबरेशन नहीं, प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, एजेंडा फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, बिल्कुल यही है। ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें हुआ क्या था? इसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था विमेन राइट्स को एज अ ह्यूमन राइट। तो रिकॉग्नाइज्ड विमेन। वैसे ये कितनी बेसिक बात है कि विमेन राइट्स जो है वो तो ह्यूमन राइट्स हैं ही, है ना। विमेन भी तो ह्यूमन की पार्ट ही है। बट इसके लिए भी एक अलग से डिक्लेरेशन करनी पड़ रही है। आप खुद सोचो कि ये कितनी गलत चीज़ है ना। विमेन राइट्स कि मतलब ये भी हमें बताना पड़ रहा है, जो कि एक बेसिक चीज़ है, ह्यूमन राइट्स। तो सोचो कि क्या हालत है विमेन की, कि हमें ये बेसिक चीज़ भी एक डेक्लेरेशन के थ्रू जस्टिफाई करनी पड़ रही है। ठीक है। और ये एज अ रोड मैप था, रोड मैप फॉर अचीविंग, अचीविंग क्या अचीव करेंगे? ऑब्वियसली इक्वालिटी बिटवीन विमेन एंड मैन। तो लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूँ, रोड मैप फॉर अचीविंग इक्वालिटी बिटवीन अ मैन एंड वुमन, वुमन एंड मैन। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। अब क्योंकि इसको 30 साल हो गए हैं, तो कहीं किसी और तरीके से ना पूछ लिया जाए,
ठीक है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा लिखवा भी दिया है कि क्या इसके बारे में है, कहाँ पर अडॉप्ट किया गया, ठीक है, और कब अडॉप्ट किया गया। ठीक है। तो इसीलिए जब भी ना किसी को 30 साल पूरे हो जाए, 10 साल, 5 साल, या उसी साल किसी किसी भी चीज़ को लॉन्च किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हम करंट अफेयर्स में करते हैं। बट फिर भी यहाँ पे जो जितना मैं करवा सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, वो भी मैं आपको करवा ही दूंगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, बड़ी सिंपल सा है, पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ईच डे इज मोर और लेस दी सेम, कि पूरे दिन में कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता। मॉर्निंग क्लियर होती है एंड ब्राइट होती है विद अ सी ब्रीज। एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, ठीक है, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड फॉर्म। बोला कि सी ब्रीज होती है इस एरिया में, एक एरिया है, सी ब्रीज यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हीट होती है, जैसे हीट होती है, तो इस वजह से डार्क क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं और बारिश होने लगती है, और थंडर एंड लाइटनिंग। बट रेन इज सून ओवर, पर रेन इज सून ओवर, ऐसा कहाँ पर होता है? ठीक है, सा बहाना का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। मेडिटेरेनियन में आपको पता है कि ड्राई कोल्ड होती है और वेट समर्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ड्राई समर होती है और माइल्ड विंटर्स होते हैं। ठीक है। तो क्या है कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कहीं पर भी ऐसा होता तो ये लिखा जाता। ओके। साथ ही साथ आपको बोला गया है कि मॉनसून या इक्वेटोरियल, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही ये देख लिया था ना कि डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे जैसे ही ये दिख गया था थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है और मॉर्निंग इज क्लियर, वहीं से मैं समझ जाता इक्वेटोरियल, क्योंकि ये सब आपको बेसिक बुक्स में देखने को मिल जाती है डेफिनेशन। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे आपके लिए रिवीजन के लिए एक वर्ल्ड क्लाइमेट के टाइप्स का एक फिगर ऐड कर दिया, डायग्राम ऐड कर दिया। ठीक है, जहां से आप थोड़ा बहुत इसके बारे में रिवाइज कर सकते हैं। बट फिर भी, क्योंकि आज क्वेश्चन किसके बारे में आया है, इक्वेटोरियल के बारे में, आगे मॉनसून, मेडिटेरेनियन, सवाना, सबके बारे में आएगा। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको वो चीज समझाऊंगा। अभी काम करते हैं कि इक्वेटोरियल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इन इन रीजन में आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है। पर पहला हमारा काम क्या है, यहाँ से इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या है, नाइजीरिया। ठीक है। यहाँ से रिलेटेड एक करंट अफेयर में नॉलेज टॉपिक चल रहा था, जिसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, कि यूएस ने क्या किया था, नाइजीरिया को अभी अभी रिसेंटली क्या किया है, वॉर्न किया है कि आप अपने जो घर के मुद्दे हैं उनको संभाल लीजिए, वहां पे जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट ब्रुटैलिटी हो रही है उसे संभाल लीजिए, नहीं तो हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा आपकी लैंड पे आके। ठीक है, तो वो पूरा टॉपिक क्या है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, वो मैंने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इस एरिया में क्या है, इस एरिया में आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्या है इक्वेटोरियल क्लाइमेट? आपको मेजरली 5 to 10 डिग्रीज बोथ लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ, नॉर्थ साउथ। कैसा है? ऊपर पड़ा हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज मत होना। इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें। ओके। नियर इक्वेटर है, अब ये तो इसी से समझ आ गया आपको, नियर इक्वेटर। ठीक है। टेम्परेचर कैसा रहता है? मैंने बोला हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो हाई टेम्परेचर, ऐसे लिख देता हूँ टेम्परेचर को, TEMP। ओके। कितना रहता है? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। पूरे साल हमें सेम टू सेम ही देखने को मिलता है, कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है। रेनफॉल कैसी है? हैवी, हैवी रेनफॉल। ठीक है। कितनी होती है? मोर देन 2000 mm।
एनुअली, एनुअली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कैसी है, मैंने बोला हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है, बहुत शॉर्ट है, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है शॉर्ट है, ऐसे लिख देता हूँ, लिटिल, लिटिल वेरिएशन, लिटिल वेरिएशन बिटवीन, ऐसे लिख देता हूँ डे एंड नाइट प्लस, डे एंड नाइट, इसका मतलब भी अभी समझा दूंगा मैं, डे एंड नाइट प्लस सीजन्स। अगर बोला जाए ना डेली रेंज इज लेस या डेली रेंज इज हाई, उसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये एक आपका लैंड एरिया है, ठीक है, अगर समझ लो कि दिन में समझ लो इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, और रात को इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। आप देख रहे हो सुबह 30 है और रात को 10 है, मतलब कि 20 डिग्री का चेंज देखने को मिल रहा है हमें दिन और रात में, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसे कहते हैं कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, कि हमें सुबह और रात में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत हाई देखने को मिल रहा है। वहीं पर आप देखो एक जगह है जहाँ पे दिन में टेम्परेचर 30 है और रात को कम से कम होकर भी 25 हो गया या 27 हो गया डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो इसे बोलते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है लिटिल वेरिएशन जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होती है वो बहुत ही कम होती है, और साथ ही साथ सीजन्स में भी कम होती है, मतलब कि जैसे हमें मानसून क्लाइमेट में देखने को मिलता है कि भाई समर्स है, विंटर्स है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही टाइम का थ्रू आउट ईयर एक ही टाइप का क्लाइमेट है, एक ही टाइप के सीजन्स चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो बहुत डेंस मिलेंगे, क्योंकि आपको बताया मैंने कि एकदम ही बारिश हो जाती है फिर रुक जाती है, फिर बारिश हो जाती है फिर रुक जाती है, तो क्या होता है, डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं ये आपको पता चल ही रहा है, इस रेंज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट जो है अफ्रीका हो गया, मतलब वेस्ट अफ्रीका ही मान लो इसे, ठीक है। फिर आपको ये सारे दिख गए यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन सारे एरियाज में आपको ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो ये था इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, सॉइल इज नॉट फर्टाइल, यहाँ पे आप कोई बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न बता दूँ, इसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ। होता क्या है कि थ्रू आउट डे जो है आपको यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी, कभी भी बारिश हो जाती है, तो जो अपर सॉइल है, जब सॉइल वाला पार्ट में समझा रहा था तब आपको बता रहा था लीचिंग हो जाती है, जो अपर सॉइल है वो होल्ड नहीं हो पाती और वो क्या करती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, फिर बारिश होगी फिर एक जगह से दूसरी जगह, तो जो टॉप साइल है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती इस वजह से, इरोजन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वहाँ की फर्टाइल सॉइल बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, फ्यूटाइल होती है जबकि, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही था, ये डायग्राम जो है आप वो पढ़ लेना, ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसमें, बट हाँ रिवीजन लायक है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।